हेलो एवरीवन। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चे अभी पीजी कर रहे हैं, पीजी कर चुके हैं, या जो यूजी कर रहे हैं, अभी बीए में है और जिनका मेन मोटिव आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है कॉलेज कैडर में, और जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना है। तो इस लेक्चर में मैं आपको यूजीसी नेट का सिलेबस थोड़ा सा समराइज करके बता रहा हूं कि अगर आप यूजीसी नेट में जाते हैं तो जो बच्चे अभी एमए कर रहे हैं या जिन्होंने अभी एमए में एडमिशन लिया है तो वो इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें ताकि आपके फ्यूचर में काम आए। या फिर जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं इसकी नेट के एग्जाम की वो थोड़ा सा उनको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इस बारे में। और एक बात आप ध्यान रखिए, मैं उन बच्चों को भी बता रहा हूं जो कई बार नेट का एग्जाम दे चुके हैं और जो हताश हो रहे हैं कि हमारा पेपर है वो क्लियर नहीं होता और इस वजह से वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो आप डीमोटिवेट मत होइए, आप ये मान लीजिए कि आप इस बार पहली बार नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। पूरे सिलेबस को अच्छे से देखिए और यूनिट वाइज लग जाइएगा, हर पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। और जो भी पेपर आपके माइक्रो मैक्रो जिनका भी हम डिस्कशन करेंगे भी, तो जो भी पेपर है उनको बहुत अच्छे से आप पढ़िए और पूरी तैयारी के साथ पढ़िए। जो भी आने वाला एग्जाम है, अभी नेट का एग्जाम जो आने वाला है, उस एग्जाम को आप बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ दीजिएगा। और अगर आप कई बार दे चुके हैं, डीमोटिवेट हो चुके हैं, खुद से ही ये सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो होने वाला भी नहीं है, तो आप इन चीजों को छोड़ दीजिए। लोग बहुत कोशिशें करते हैं और कभी न कभी ये हो ही जाता है, तो इतना मुश्किल नहीं है। आप अपनी कमी ढूंढिए, उसमें इंप्रूवमेंट करिए और फिर से शुरू कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं आपका इसमें, और वो सिलेबस डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि इसमें क्या क्या आपने करना है, कौन कौन से पेपर आपने ढंग से पढ़ने, उन पेपर्स में क्या क्या पढ़ना है। पूरी क्लिप को आप लास्ट तक देखिएगा, जो बच्चे नेट का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर जो ग्रेजुएशन वाले हैं और जिनका फ्यूचर एम है कि वो नेट का एग्जाम क्लियर करेंगे और कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब पाना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी इसे पूरी देखिएगा। पहला पेपर जो आपने अच्छे से पढ़ना है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो माइक्रो में सारे वो टॉपिक्स जो आप पीजी में करते हैं, एमए इकोनॉमिक्स में करते हैं, वो सारे टॉपिक्स अच्छे से कर, कुछ भी आपने स्पेशल नहीं करना होता। अगर आप एमए इकोनॉमिक्स अच्छे से कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं उनकी डीप में, क्योंकि हमारी कमी ये रहती है कि हम जब एमए करते होते हैं तो हम सिर्फ सिलेबस करते हैं जो यूनिवर्सिटी ने दिया होता है अपने को, और उस सिलेबस को भी ऊपर से करते हैं। तो आप ये आदत थोड़ी सी छोड़ के आप एमए ढंग से करिए, और अगर आप एमए कर चुके हैं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को दोबारा से पढ़िएगा। आप उसके सारे टॉपिक्स है जो आपने यूजी पीजी में किए आप दोबारा से करिएगा। डिमांड एनालिसिस, सप्लाई का, प्रोडक्शन का, कॉस्ट का, मार्केट का करिएगा। मार्केट के सारे, चाहे वो किसी भी तरीके का इक्विलिब्रियम है, प्राइस डिटरमिनेशन है, फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन है, ये भी आप करिएगा। गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों पढ़िएगा। और इसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वेलफेयर इकोनॉमिक्स की और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पेरेटो, ऑप्टिमम, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करिएगा। बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, लेकिन जितना ये है उसको बहुत ठीक से करिएगा। आपका इसमें जितने क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा पेपर जो आपने पढ़ना है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो पूरा सिलेबस, हर टॉपिक को मैं आपको नहीं बता रहा, बस थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं इसमें कि कौन कौन से आपने देखने चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें आप आउटपुट एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी से शुरू करिएगा। जितनी थ्योरीज दे रखी है सबको करिएगा। फिर जितने हैं ये डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, इनको आप ढंग से करिएगा। और इन्फ्लेशन का फिलिप्स करो एनालिसिस, ISLM और बिजनेस साइकिल्स या मैक्रो इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जितने भी हैं ये, इनको आप ढंग से करिएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें बिजनेस साइकिल्स, कंजप्शन की हाइपोथेसिस टेस्ट जो आती है ना, कंजप्शन हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट और रिलेटिव वगैरह, वो हाइपोथेसिस, इन्फ्लेशन, फिलिप्स करो, ISLM, इन टॉपिक्स पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। और बाकी टॉपिक्स है वो आप सिलेबस से आप देख सकते हैं। तीसरा आपने पढ़ना डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेपर आप पढ़ते होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेपर है, वही है ये सारा का सारा। इसमें आपके सारे मॉडल्स आ जाते हैं, लगभग जितने मॉडल्स आप पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेपर आता है आपके, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सभी यूनिवर्सिटीज में है ये पेपर।
तो वो आप ढंग से पढ़िएगा। जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके मेजरमेंट, जितने मॉडल आते हैं, एडम स्मिथ, रिकार्डो, सोलोका, हेरोड, डॉमर, लिविस्टीन, लेविस, रेनिस फाई, जितने मॉडल्स आते हैं उन मॉडल्स को ढंग से पढ़िएगा। जो मार्क्स का आता है, शुम्पीटर का आता है, ये मॉडल्स आप ठीक से पढ़िएगा। और जो पॉवर्टी है उसके मेजरमेंट आते हैं, ट्रेड के बारे में भी इसमें आता है, ग्रोथ की प्लानिंग का है तो प्लानिंग की जितनी 5 प्लानिंग्स है उनको अच्छे से पढ़िएगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पेपर को आप ढंग से पढ़ लीजिए, बैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ वगैरह वगैरह, तो आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और जो फोर्थ आपके पास आता है पब्लिक फाइनेंस का। पब्लिक फाइनेंस का पेपर, इसमें एक यूनिट आती है पब्लिक फाइनेंस की। तो ये पेपर भी आपके पब्लिक फाइनेंस का एमए में आता है। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक इकोनॉमिक्स नाम से पेपर आता है। पब्लिक इकोनॉमिक्स नाम से जो पेपर आता है उसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक बजट, पब्लिक डेट, पब्लिक फेडरलिज्म, ये सारे के सारे, और फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल फेडरलिज्म और फिस्कल पॉलिसी, ये सारे टॉपिक है वो पब्लिक इकोनॉमिक्स में आप ढंग से करिएगा। पांचवा आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस नाम से आपके पेपर आता है एमए में। इंटरनेशनल ट्रेड, कई यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल ट्रेड है और कई में इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का है। वो पेपर आप ढंग से पढ़िएगा इंटरनेशनल ट्रेड का, तो वहां से आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। जितनी इसकी थ्योरी जाती है इंटरनेशनल ट्रेड की, तो एडम स्मिथ की है, रिकार्डो की थ्योरी आती है, हैबरलर की आती है, हेक्सर-ओलिन की आती है, सैमुएल्सन की आती है, क्रेविस की आती है, लिंडर की आती है, ये सारी थ्योरीज आप पढ़ सकते हैं। टेरिफ, कोटा है, नॉन टेरिफ है, ये सारा कुछ आप इसमें से पढ़िएगा। और जो ग्लोबल लेवल पर है उस पर जो है कोलैप्स ब्रेटन वुड्स का है, मॉनेटरी सिस्टम है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, वो चीजें आप पढ़िएगा। और जितने इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, अंकटाड है, गेट है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप ढंग से करिएगा, तो आपका ये पार्ट है, ये यूनिट आपकी हो जाती है। फिर आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में ये होता है डेटा बेस्ड सारा का सारा। इसमें आप मतलब बहुत अच्छी तैयारी बहुत पहले से करके मत रखिएगा, क्योंकि डेटा बेस्ड होता है। और अगर मान लो अभी आप जनवरी में ये तैयारी करके इसकी शुरू करके छोड़ दें तो आप ये आगे मई तक तो ये डेटा आपके माइंड से दिन की स्किप हो जाने। तो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आपको बाद में उठाना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी में मनी एंड बैंकिंग का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, या बेसिक इंडिकेटर, नेशनल इनकम वगैरह वगैरह से रिलेटेड डेटा जो होते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे, तो ये सारे के सारे डेटा है। हर चीज से रिलेटेड जो इकोनॉमी में होती है उससे रिलेटेड डेटा है, वो सारा का सारा पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में रखा जाता है। चाहे वो आपका पॉवर्टी से हो, अनएम्प्लॉयमेंट से हो, चाहे वो नेशनल इनकम से हो, चाहे वो बजट से हो, या किसी भी चीज से डेटा जो होगा वो सारा सारा इंडियन इकोनॉमी के पार्ट में रखा जाएगा। फिर आता है स्टेटिस्टिकल मेथड। इसका एक पार्ट आता है स्टेटिस्टिकल मेथड। तो स्टेटिस्टिकल मेथड बिना स्टेट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना स्टेट के तो आप कितना करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा स्टेटिस्टिक्स का पार्ट जो आपके स्टेट नेट सब जगह आता है आपकी। आप रिसर्च करिए, कुछ भी करिए, आपकी स्टेटिस्टिक्स तो आता ही आता है। तो स्टेटिस्टिकल मेथड, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिसमें स्टैट, मैथ और इकोनोमेट्रिक्स ये हम इसमें लेते हैं, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स और स्टेट और मैथ से आती है। तो स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ना है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ना है, और इकोनोमेट्रिक्स के कुछ टॉपिक्स आपने करने हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का मेन पार्ट जो आपके बेसिक आता है, सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, ये तो बेसिक पार्ट है इसका। फिर कोरिलेशन पर जाइएगा, ऑटो कोरिलेशन पर जाइएगा, रिग्रेशन पर जाइएगा, मल्टीपल रिग्रेशन पर जाइएगा। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर जाइएगा। जितने भी टेस्ट आपके जो स्मॉल और लार्ज सारे के सारे टेस्ट आपने अच्छे से करना है। एस्टिमेशन थ्योरी आप करिएगा, सैम्पलिंग थ्योरी आप करिएगा, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट्स रहेंगे ये। और ऐसे मैथ के कुछ टॉपिक से आप उठा लीजिएगा। स्लोप निकालना किस चीज का, डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, डेरिवेटिव है वो पार्ट आप इसका ठीक कर लीजिएगा, तो आपके पास ये आपका क्लियर हो जाता है। इन्वायरमेंट को आपने पढ़ना होगा, इन्वायरमेंटल स्टडी को। इन्वायरमेंट का भी एक पेपर आता है आपके एमए इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स नाम से। तो इन्वायरमेंट है उसको भी आपने करना होगा अच्छे से, क्योंकि अगर आप इसको और ठीक तैयारी करना चाहते हैं तो ये इन्वायरमेंट वो नहीं है जो आप बेसिक सोचते हैं ना कि इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस वाला, वो वाला नहीं करना है आपने। यहाँ इन्वायरमेंट का मतलब थोड़ा सा उससे हाई लेवल का, साइंस के साथ थोड़ा सा रिलेट करके इसको
अच्छे से आपने करना पड़ता है। तो इन्वायरमेंट है उसका टॉपिक भी आपने करना होता है। तो ये कुछ मेन टॉपिक, एक दो चीजें और है जो इसके अंदर आपको डालनी पड़ेगी। 10 यूनिट लगभग आपको 10 पेपर की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन मैंने जो आपको बताया मेन पार्ट बताया यूजीसी नेट के लिए। अगर आप इन पेपर्स पर भी अपना हाथ जमा लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और मैथ स्टैट इन्वायरमेंट, अगर आप इन पेपर पर आपका पूरा होल्ड है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और यूजीसी नेट है जो एनटीए अभी, तो उसको आप क्रैक कर सकते हैं। पूरा सिलेबस मैंने नहीं बताया है, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी गाइडलाइन है कि आप इन पेपर पर ध्यान दीजिए। पूरा सिलेबस आपको इसकी जो यूजीसी एनटीए उसकी साइट पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से सिलेबस निकाल लीजिएगा और वो सिलेबस देख के आप यूनिट वाइज अपना काम शुरू कर दीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये पेपर है वो आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इनके लिए अगर आप कुछ बुक्स पढ़ना चाहते हैं, देखिए ग्रेजुएशन की बुक से कहीं कुछ नहीं बनना है। अगर आप वही पढ़ रहे हैं, मैं किसी राइटर का नाम नहीं ले रहा, अगर आप वही पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बेसिक है, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कह दूं कि बिना बेसिक क्लियर किए हुए आपका कुछ भी ठीक उसमें नहीं हो सकता। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में नहीं पता, फैक्टर्स के बारे में नहीं पता, कॉस्ट के बारे में नहीं पता, एसीएमसी के बारे में नहीं पता, आप उसके हाई लेवल पर कैसे जाएंगे। तो आपने अगर बेसिक पढ़ना है तो आप पहले ग्रेजुएशन की बुक्स जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए विद इन सम डेज, क्योंकि एक बुक आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा पूरा साल लगाया नहीं, यहाँ पर आप कुछ दिन लगाइए उस पर और जल्दी से ग्रेजुएशन की माइक्रो, मैक्रो और जो भी आपके तीनों सालों में वो कंप्लीट कर दीजिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता फिर आप हाई लेवल पर जाइएगा। हाई लेवल पर जाने के लिए आप माइक्रो की जो बुक्स ले सकते हैं वो एचएल आहूजा और एमएल जिंगम भी पढ़िएगा, एचएल आहूजा भी पढ़िएगा, कोर्स यानी की बुक बहुत अच्छी है वो पढ़िएगा अगर आप ये बुक्स पढ़ते हैं इसमें। और मैक्रो के लिए आहूजा की बुक बहुत अच्छी है, जिंगम की बुक भी बहुत अच्छी है, तो एमएल जिंगम और एचएल आहूजा दोनों बुक बहुत अच्छी है। मैक्रो के लिए आप इन बुक्स को के लिए जाइएगा। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स करने के लिए आप वही बुक्स यूज करिए जो आपकी पीजी में आपको टीचर्स ने करवाया है, एससी अग्रवाल और टी आर जैन। तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स आपका वहां से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रा एंड पुरी की बुक आप पढ़ सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं तो ये कहूंगा कि आप मोस्टली गूगल यूज करिए, क्योंकि नए डेटा आपको गूगल से मिलेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी आपकी वहां से क्लियर हो जाएगी। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, इसके लिए तो आपको डिफरेंट साइट्स है वही देखनी पड़ेगी, स्पेशल बुक्स इसकी नहीं आएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसके लिए लेखी की बुक देख सकते हैं आप, एमएल जिंगम की बुक भी देख सकते हैं, लेखी की बुक भी आप बहुत अच्छी आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, आप वो देख सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की राणा एंड वर्मा की बुक पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है और आपकी बहुत सारी कंसेप्ट है उसमें से क्लियर हो जाएगी। तो ये आप बुक्स कलेक्ट कर लीजिए पहले, एग्जाम देने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले आप सिलेबस निकालिए और वो देखिए सिलेबस कौन सी बुक्स के अंदर हो सकता है, वो सिलेबस निकाल के बुक्स कलेक्ट करिए और फिर कल से क्यों, आज से तैयारी पर लग जाइए आप कि आपने ये करना है तो आज से शुरू कर दीजिए आप। दूसरी बात ये कि जब आप इसकी तैयारी करें आप एक शेड्यूल बना लीजिए, मिनिमम टाइम आप दीजिए इसको। मिनिमम टाइम का मतलब कि कम से कम 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे आप दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हम थोड़ी सी तैयारी करके और 2-3 घंटे की स्टडी करके हम इस पेपर को कंप्लीट, क्योंकि मेरिट बनती है, आपको फिक्स मार्क्स नहीं लेने, आपको दूसरे के साथ फाइट करना है। आप 2 घंटे स्टडी कर रहे हैं, दूसरे वाला 6 घंटे की स्टडी करके आपको मार्क दे सकता है। इसलिए देखिए रिजल्ट क्या आएगा डजंट मैटर, पास होंगे नहीं होंगे ये आगे पे छोड़ देते हैं, लेकिन आप अपने एफर्ट्स तो डालिए, आप अपनी कोशिश तो करिए। और जितने आपके पीछे रिजल्ट आए, अगर कोई इस पेपर को कई बार दे चुका है और रिजल्ट खराब आए हैं तो आप हताश मत होइए, कोई बात नहीं। आप कितनी भी हिस्ट्री, मैं यहाँ कोई भाषणबाजी नहीं करूंगा, लेकिन आप फिर भी कितनी हिस्ट्री उठा के देखिए, जो सफल लोग हैं वो कई बार फेल होने के बाद ही पास हुए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फर्स्ट टाइम में जिसको कामयाबी मिली हो, और अगर फर्स्ट टाइम में कामयाबी मिल भी जाती है तो लोग ये कहते हैं तुक्के से हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप फेल हुए हैं, अगर आप फेल हुए तो फिर से खड़े हो जाइए। और जो न्यू कमर से बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप बड़े जोर से लगिएगा, बड़े दमखम से लगिएगा, इसकी तैयारी करना शुरू करिएगा। जो लोकल बच्चे हैं जो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं वो मेरे पास आ सकते हैं,
मेरे से गाइडलाइन ले सकते हैं, और जो बच्चे दूर के हैं वो मेरे से फोन पे डिस्कस कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे इसका पूरा अंदाजा है कि आप इस क्लिप से पूरा फायदा उठाएंगे। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और आज ही सिलेबस निकाल के और बुक्स को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिएगा। ओके, गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।